यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो यूपीएससी का यहाँ पर मेंटरशिप चल रहा था, ठीक है, इसको यहाँ पर देखेंगे। डे नंबर यहाँ पर इसका आज 5वां रहेगा, ठीक है, डे 5 है। और यहाँ से देखेंगे क्या पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पर पहले आपको टॉपिक बताएंगे हम, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर के टॉपिक होंगे, राइट। उसके बाद आपको उसके मेंस के आंसर लिखने होंगे, ठीक है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको टॉपिक पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको मेंस के आंसर। देखो ये नहीं कि आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा एक आंसर लिखे, एक पढ़ा एक आंसर लिखे, नहीं, आपको पहले पूरे टॉपिक रिवाइज करना है एक दिन में पूरा, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर आप लिखोगे, एक दिन में आंसर लिखना है। करीब मैं 2 दिन आपको यहाँ से देता हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद ये जो टॉपिक होगा मेंस का आंसर होगा। उसके बाद आपको ये करने के बाद प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। करीब 8 से 9 क्वेश्चन आज मैं दिया हूँ। पहले भी दिया था 4-5, ठीक है, और 6, फिर अभी 10, अभी मैंने 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और मैं समझा भी रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से टॉपिक को अपने। डे 5 है, डेट आज 6 तारीख है और मंडे, ठीक है। अगला जो टारगेट आएगा हमारा, डे आएगा 6ठा नंबर और डेट कब रहेगी, डेट रहेगी 8-10, मतलब 8 अक्टूबर, ठीक है। कल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डे यहाँ पर आपको मतलब पढ़ना और यहाँ पर याद करने के लिए और साथ में मेंस का आंसर लिखने के लिए सब आपको मिलता है टाइम, ठीक है। वो आपका अगला आएगा वेडनेसडे को, बुधवार को। तो देखते हैं यहाँ से टॉपिक यहाँ पर है जो हमारे थे। इसमें अगला चरण मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और यहाँ पर प्रादेशिक नियोजन इसमें और ऐड हो गया टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें 8 नंबर, मानव भूगोल के आधार। मानव भूगोल के क्या आधार हैं, इसको लेकर के क्वेश्चन। देखो ये सब टॉपिक हमारे मेंस के हैं, ठीक है, मेंस के तो टॉपिक है ये। साथ में इसमें क्वेश्चन अगर प्रीलिम से बन गया तो क्या होगा, ठीक है, या फिर कैसे क्वेश्चन प्रीलिम से बन सकता है इसी मेंस के टॉपिक से ही, तो वो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। ये सब इसी टॉपिक के ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन मैं अलग से लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन इसी के ही, मेंस के भी इसी के हैं और प्रीलिम्स भी क्वेश्चन इसी टॉपिक के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो टॉपिक है मानव के भूगोल के क्षेत्र और यहाँ पर विषय वस्तु इसकी, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और विश्व की कुछ जनजातियाँ हैं, क्या यहाँ पर जनजातियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर इसके जो करेक्टर्स हैं उनको लेकर के, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगला है जनसंख्या और अधिवास। इसमें जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसका वितरण, घनत्व, जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है उसका मॉडल, और ग्रामीण नगरीय अधिवास होते हैं क्या होते हैं, और इसके प्रत्युत समस्याएं क्या होती हैं, ये सब आपको यहाँ से पढ़नी है चीज़ें, ठीक है। पढ़ के आप अपना नोट्स भी बना सकते हो इन सब छोटे टॉपिकों के नोट्स, जैसे कि मैंने ABCDF करके बना था ना, तो वैसे करके आप टॉपिक वाइज अपना नोट्स भी अच्छे से रेडी कर सकते हो उनका, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका सेकंड होगा। ये सब देखो आपके पास अगर बुक्स है तो बुक्स अच्छा है, तो अगर बुक्स हो जाएंगी, जैसे कि आपका महज पन्नवाल बुक है, राइट, कुछ माजिद हुसैन के पास होगी, तो जो जो टॉपिक आपके बुक्स में मिलते जा रहे हैं वो टॉपिक आप बुक से करो, ठीक है। कुछ अगर टॉपिक नहीं मिलते हैं तो आप मेरे से बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कुछ टॉपिक हेल्प करूँगा आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और अगर बुक्स नहीं है तो बुक्स आपको परचेस करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पास नोट्स बना के रखे हैं पहले कभी के और ये सब टॉपिक आपको मिल नहीं रहे हैं। बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर ये टॉपिक हमारे नोट्स में है या नहीं, वो आपको देखना होते हैं कि आपके नोट्स में टॉपिक ये है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो बुक्स परचेस करो, बुक्स में यहाँ पर सब आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। बुक्स की मैं लिंक यहाँ पे शो कर देता हूँ, जिसको ऑर्डर करना है अपना ऐसा ऑर्डर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से दोनों टॉपिक हो गए। टी वाला टॉपिक आर्थिक गतिविधियाँ, प्राथमिक, तृतीयक और यहाँ पर चतुर्थ गतिविधियाँ, कृषि के प्रकार, फसलें और हरित क्रांति, इसको लेकर के आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अगला है यू नंबर, परिवहन और संचार का व्यापार। इसमें विश्व के कुल परिवहन होंगे हमारे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जलमार्ग, वायुयान, सब यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। परिवहन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक का, सब परिवहन इसमें आपके शामिल हो जाएंगे। और साथ ही संचार माध्यम की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके आधार भी होंगे इसमें, ठीक है। ये आपके टॉपिक हो गए। अगला प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता और इसके उपागम क्या होते हैं, भारत में प्रादेशिक जो विषमताएं हैं और नियोजन के क्या क्या प्रयास यहाँ पर किए जा सकते हैं या क्या क्या प्रयास इसके हैं, आपको यहाँ से पढ़ना है। इन टॉपिक को पढ़ के आपको कोशिश करना है कि जो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, एक दिन का पूरा टाइम मिलता है आपको, उसमें कम से कम 10 से 11 घंटे आपको पढ़ के अपना नोट्स भी सीख बना लेना है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद ये खत्म होगा, मैं इंटर्नशिप में खत्म करूँगा दिसंबर में, तो आपके कम से कम एक 200-250 पेज की बहुत अच्छी कॉपी बन जाएगी। आपकी जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसी कॉपी अलग हो गई है ना, मेंस का आप बनाओगे, इस कुछ पॉइंट जो मैं देता जा रहा हूँ उसी कॉपी अलग हो गई। साथ में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन 8 से 9 या 4-5 क्वेश्चन देता है, वही कॉपी उसकी बना सकते हो, तो आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। तो ये सब आपको एक बार रिविजन करने का अच्छा सोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है, इतना। तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे आप। बुक मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी बुक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, महज बनवाल बुक है, आप उसको ले सकते हो, लेटेस्ट एडिशन एकदम नई आई है, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक की बुक लेनी, इकोनॉमिक की आप संजीव वर्मा भी बुक ले सकते हो, जो अगला टॉपिक मैं अगला टारगेट कराऊंगा इकोनॉमिक का ही करूँगा, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो, राइट। और यहाँ से जैसे कि महज बनवाल, माजिद हुसैन ले सकते हो, ठीक है। और एक होती है रमेश जो कुछ करके बुक है, वो भी तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन जो प्रेफरेंस दूंगा, जो महज बनवाल है वो काफ़ी अच्छी बुक है वो, ठीक है, उसको वही परचेस करो अगर आपके पास नहीं है, नहीं लेना चाह रहे हो तो। आते अपने मेंस के क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन हैं यहाँ से, जो हमने टॉपिक दिए थे L से लेकर Q तक, ठीक है, उसमें को लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल क्या होता है, इसकी विभिन्न आवश्यकताओं जो अवस्था थी उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, विश्लेषण करना है। क्या यह मॉडल एक विकासशील देश है, उन देशों के यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या परिस्थिति की व्याख्या करने में सफल हो सकता है। आपको तर्क के साथ बताना है। आप यहाँ पर प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको बताना है जनसंख्या की जो संक्रमण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा होगा, क्योंकि टॉपिक मैं पहले दे चुका हूँ, वो टॉपिक पढ़ना, उसके बाद लिखना है आंसर को, ये बताएंगे आप। उसके बाद ये जनसंख्या वृद्धि के कैसे ऐतिहासिक जो यहाँ पर पैटर्न है, उच्च और निम्न, उनको लेकर के कैसे बता सकता है, वो आप यहाँ पे पॉइंट बताओगे, है ना। कम से कम 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखोगे आप। मेन बॉडी में आपको लिखना है जहाँ पर इसके अवस्था हैं, जहाँ पर जनसंख्या के संक्रमण इसके जो अवस्थाएँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी जनसंख्या विस्फोट है ना, और यहाँ पर इसके पतन के नकारात्मक कारण, और यहाँ पर इसके विश्लेषण देंगे कि यहाँ पर क्या इसमें आलोचना कर सकते हैं, जैसे कि विकसित देश को लेकर के। ये जो मॉडल है ये यूरोप और अमेरिका के लिए पर सफल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक और यहाँ पर आधुनिकीकरण के साथ साथ परिवर्तन क्रमिक था, इसलिए यहाँ पर वहाँ पे सफल था। अगला पॉइंट बता सकते हो इसी में कि जो आलोचनात्मक विश्लेषण है, इसमें विकासशील भी बता सकते हो, विकासशील जो देश हैं, जैसे कि मॉडल सीमित रूप में लागू होता है यहाँ पर, ठीक है। विकासशील देशों जैसे भारत, अफ्रीका, इसमें मृत्यु दर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण यहाँ पर तेजी से घटी है ना, जबकि जन्म दर धीमी गति से घटी है, जिससे क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हुआ था और यहाँ संक्रमण और अधिक हो गया और अवस्थित हुआ था। और सामाजिक कारक बताएंगे कि यहाँ पर सामाजिक महिला सशक्तिकरण है, इसके लेकर के यहाँ पर मृत्यु दर में तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता क्या है। तो ऐसे करके पॉइंट आपको ऐसे बताना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक आपको फ्लो बताया कि किस टाइप से आप आंसर अपना स्टार्ट करोगे, लिखोगे, है ना। बाकी अपने टाइप में भी आंसर लिख सकते हो। आप प्रोजेक्ट से अगर आप जो भी पॉइंट लिखना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, अपने पॉइंट्स भी लिख करके डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आप पूरा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे आपकी जो मॉडल एक हमारा उपयोगी ढांचा है, ये मॉडल क्या है, हमारा एक उपयोगी ढांचा है, ठीक है, ढांचा है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। इसकी सफलता के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारकों, विशेषकर महिला शिक्षा पर्याप्त पर ध्यान देना आवश्यक होगा। ये आप निष्कर्ष में डालेंगे, काफ़ी अच्छा निष्कर्ष है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप लिख पाओगे अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में वॉन थ्यूमेन के कृषि अवस्थिति मॉडल है जो, है ना, उसकी मूल अधिकारों पर या मूल आधारों पर व्याख्या करना है, और वर्तमान परिदृश्य में शहरीकरण और परिवहन जो प्रौद्योगिकी में आए वर्तमान बदलाव है, उसकी मॉडल की प्रासंगिकता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, विवेचना करना है, ठीक है। कितने वर्ड का है, ये भी आपका 250 वर्ड का है और 15 मार्क्स का है, ठीक है, याद रखना है। अब क्या करते हैं, इसको पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हमको, या फिर आपका प्रस्तावना में क्या लिखना है। प्रस्तावना में लिखेंगे आप कि वॉन थ्यूमेन मॉडल को परिभाषित करेंगे आप, क्या है ये वॉन थ्यूमेन मॉडल, ठीक है। दूसरी बात, ये मॉडल बताता है कि यहाँ पर जो बाजार है उससे दूरी के आधार पर कृषि उत्पादों का चुनाव और भूमि उपयोग कैसे यहाँ पर व्यवस्थित होती है, इसका मूल आधार किराया, परिवहन, लागत, ये सब पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें, है ना, मॉडल के आधार पर इसके। उसके बाद आगे क्या बताएंगे, आगे आपका आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है, मेन बॉडी आपको लिखना नहीं होता कि हेडिंग डाल दो आप मेन बॉडी, नहीं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा उसके बाद एक लाइन छोड़ के वो मेन बॉडी होती है, ठीक है। मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में लिखेंगे आप, बताएंगे कि जो हमारे इसके मॉडल थे, इसके मूल आधार या परिकल्पना, जैसे कि आदर्श विलग प्रदेश, जो हमारे जो समरूप और भौतिक जो परिस्थिति होती है उसमें एकल बाजार, केवल परिवहन लागत की दूरी एकमात्र कार होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में नीचे बता देंगे, और कि जो संकेंद्रित वलय होती हैं संरचना, 4-5 वलय का उल्लेख होता है, जैसे कि बाजार, बागवानी, है ना, और जलाऊ लकड़ी, फसल अपवर्तन, चारागाह, ये सब यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, राइट। तर्क देंगे कि यहाँ पर जो बाजार से दूर होने पर भूमि जो किराया है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ की जो रेंट है, रेंट चार्ज वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बताएंगे कि यहाँ पर आधुनिक प्रासंगिकता का प्रभाव पड़ेगा। कुछ चुनौतियाँ भी देखी जाएंगी, चुनौतियाँ जैसे कि यहाँ पर परिवहन, रेफ्रिजरेशन के परिवहन से दूरी का प्रभाव कम कर सकते हैं, बाजार को लेकर के बहु बाजार और वैश्विक एकल बाजार की जो धारणा है उसको तोड़ सकता है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी बता सकते हैं, प्रौद्योगिकी में क्या होगा, प्रौद्योगिकी में बता सकते हैं कि सिंचाई और उर्वरकों में समरूप भूमि की धारणा को तोड़ सकता है। तो ऐसे करके अपना पॉइंट आप बता के अपना आंसर पूरा कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग भी आप टॉपिक पढ़ के जो टॉपिक पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो अपना, ठीक है। ये मैंने आपको एक ढांचा थोड़ा सा फ्लो बताया कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है आंसर, है ना। निष्कर्ष में आप लिखोगे, निष्कर्ष आपको लिखना है कि जो मॉडल जो है आज भी यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से उपयोगी है, जैसे नाशवान जो वस्तु होती है उसका उत्पादन बाजार के पास होता है, लेकिन तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन के कारण इसका भौगोलिक प्रतिरूप अब विकृत हो गया है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। देखो निष्कर्ष मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा बता दिया कि क्या है, बस आपको मेन चीज़ मेन बॉडी है वो मैंने आपको की पॉइंट थोड़े बताए कि क्या क्या आपको भरना है अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझा दी, जो मेन बॉडी है उसको आपको अच्छे से कवर करके करना है ना, जो पॉइंट पूछा है उसके बारे में आपको बताना है। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन 3, नगरीय अधिवास क्या होते हैं? नगरीय अधिवास है, उसको लेकर के क्वेश्चन है। अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, इसके विभिन्न कार्यात्मक वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है, और भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में नगरीय समस्याओं को कैसे मलिन बस्तियों और अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान के लिए प्रयास का मूल्यांकन कर सकते हैं बताना है। टॉपिक यस है, उसके में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसकी जो प्रस्तावना या इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि नगरीय अधिवास को बताएंगे क्या होता है पहले तो, है ना। उसके बाद बताएंगे ये सघन बस्तियां होती हैं जहां प्राथमिक के बजाय गैर प्राथमिक, या ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, ऐसा इनको गैर प्राथमिक बोलते हैं, आर्थिक गतिविधियों की प्रधान होती है और वर्गीकरण की विशिष्ट पहचान के लिए आवश्यक होती है। आपका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, ठीक है। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में लिखना है कि यहाँ पर जो कार्यात्मक हमारे वर्गीकरण होते हैं, इसके कुछ कार्यात्मक वर्गीकरण है, जैसे दे रखा है ना पर क्या कार्यात्मक वर्गीकरण है, उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो नगर हैं इनको उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, जैसे कि प्रशासनिक नगर दिल्ली, है ना, ये सब आ जाएगा। औद्योगिक नगर में दिखा देंगे, इसमें औद्योगिक नगर में जैसे भिलाई, है ना, और यहाँ पे परिवहन नगर में दिखा देंगे कि परिवहन नगर में हमारे जैसे कि विशाखापट्टनम, राइट, और सांस्कृतिक नगर में दिखा देंगे जैसे धार्मिक नगर हमारे वाराणसी, है ना। और नगरीय समस्याएं को दिखाएंगे, क्या नगरीय समस्या हो सकती है हमारी, नगरीय समस्या जैसे मलिन बस्ती के कारण हो सकता है, ठीक है, गरीबी जो हमारी इसमें नगरीय प्रवास है उसके कारण यहाँ पर स्वास्थ्य, अपराध, ये सब बता सकते हैं, राइट। अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के बताएंगे, अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौती है, बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के जो अनुपातिक निपटान है वो करना संभव कम हो गया है, राइट। और स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर मूल्यांकन करेंगे कि स्मार्ट सिटी लेकर के क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको, जैसे कि डिजिटल तकनीकी मिलेगी, ठीक है, और समाधान होंगे कि मलिन बस्तियाँ, आवास होंगे थोड़ा सा यहाँ से कम होंगे, है ना। ऊर्जा संयंत्र को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, राइट। अच्छे यहाँ पर जो कार्यान्वयन हैं उनको लेकर के जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, समावेशिता में कमी होगी और गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब चीज़ आपको पॉइंट डाल के अच्छे से की पॉइंट करके अंदर लिखना है। ये सब देखो जो बातें बता रहा हूँ मैं, इनके अंदर एक एक लाइन आपको एक लाइन करके पूरा आंसर को लिख देना, बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा आपका ये, ठीक है। मैंने की पॉइंट बता दिया, इसके आंसर आपको भरना है, तो इस टाइप का पूरा होगा आंसर। मेन बॉडी खत्म हो गई, अब आपका आएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन को केवल देखो यहाँ पर जो ये यहाँ पर निष्कर्ष ऐसा लिखेंगे जो भविष्य में क्या कर सकते हैं, है ना। आपको देखो निष्कर्ष लिखते समय पता होना चाहिए क्या किस चीज़ पर निष्कर्ष लिखना है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं नगरीय अधिवास हमारे कैसे हो सकते हैं, स्मार्ट सिटी आएगा तो कैसा हो जाएगा ना, मतलब आगे की बात कर रहे हैं, राइट। तो आगे मतलब यहाँ पर भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य को लेकर के आप बताएंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन को केवल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित न रहकर समावेशी जो नियोजन होते हैं और गरीबी की जो भागीदारी होती है उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि नगरीय समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके, ठीक है। इतना आपको निष्कर्ष में लिखना है और आपका आंसर पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है प्रादेशिक नियोजन जो होते हैं, रीजनल जो प्लानिंग है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और प्रादेशिक विषमताओं को कम करने के लिए विभिन्न उपागमों की चर्चा करना है। और साथ में भारत में योजना आयोग, अब नीति आयोग है, उसके तहत प्रादेशिक विकास की जो प्रयास है उसकी विफलताओं के एक लेख लिखना है इस पर, ठीक है। 250 वर्ड का ABA और 15 मार्क्स का, जितने भी क्वेश्चन थे सब 250 वर्ड के थे और 15 मार्क्स के थे, ठीक है। साथ में आंसर आप लिखोगे, ये जरूर लिखोगे किस डे का है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ऊपर हाईलाइट करके साइड में लिखना है चीज़ें कि कौन से डे का है ना, डेट कितनी थी, क्या है, और आपका नेम क्या है। साथ में आपको नाम भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक पिक्चर बनता है चेक करते करते कि हाँ किस नाम से किसकी कॉपी है, ठीक है। कुछ लोग इसमें गलत भी अपना नाम डाल रहे हैं, क्या है, तो नाम इसमें गलत डालने से कोई मतलब नहीं है ना। चेक करोगे तो, क्योंकि मैं भी कुछ चेक कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स लोग हैं वो भी चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से एक पिक्चर बनता है कि हाँ उस लड़के की कॉपी अच्छी थी, या उस मतलब जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी अच्छी है ना, तो ये सब समझ आता है। देखते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे चौथे वाले में, आप स्टार्ट करोगे प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में कि प्रादेशिक जो नियोजन है इसको बताएंगे कि प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, पहली बात, ठीक है। ये संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए एक संगठित प्रयास होता है। इसकी आवश्यकता संतुलित विकास के लिए होती है ना। ये पॉइंट लिखोगे, या फिर इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग आप प्रादेशिक नियोजन को समझ के लिख सकते हो, है ना। ये मैंने बता दिया आपको इंट्रोडक्शन। आप मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी में आपको लिखना है कि देखो जो नियोजन की आवश्यकता है, यहाँ पर लिखा है क्या आवश्यकता क्यों है, तो बताएंगे क्या क्या आवश्यकता है, जैसे कि प्रादेशिक विषमताएं, संसाधनों की असमानता, ठीक है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय। नियोजन के प्रमुख उपागम क्या हो सकते हैं, यहाँ पर पूछा था ना कि इसके उपागम ये देखो लिखा नीचे, क्या इसके उपागम हो सकते हैं। उपागम में आप लिखोगे कि क्षेत्रीय उपागम, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों को लेकर के, पहाड़ी सूखाग्रस्त, है ना, इनकी विशिष्ट योजनाएं बताओगे आप, क्या इनकी विशिष्ट योजनाएं, और संसाधन आधारित यहाँ पर उपागम बताओगे कि यहाँ पर विशिष्ट संसाधन को लेकर के, जैसे खनिज क्षेत्र, इसका विकास करना, विकास को लेकर जो केंद्रीय वृद्धि है इस पर चयनित जो केंद्र है उसको लेकर के विकसित करने
आसपास के क्षेत्रों का विकास करना, प्रसार करना, है ना। इस समय की पॉइंट बता रहा हूँ, इसके आगे आपको थोड़ा एक एक दो दो लाइन आपको लिखते जाना है, ठीक है। भारत में जो इसके क्या क्या प्रयास होंगे उसका मूल्यांकन करना, जैसे कि सफलताएं क्या हैं इसकी, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर माध्यम से औद्योगिक आधार पर कुछ निर्माण किए गए थे, कुछ गरीबी में कमी देखी गई थी, है ना। विफलताएं देखी गई थी, विफलता में क्या लिखोगे आप कि जो अंतर्राज्य और अंतर क्षेत्रीय विषमताएं उसमें वृद्धि जारी रहना है, और योजना आयोग का टॉप डाउन दृष्टिकोण बनाना, ठीक है। और नीति आयोग की क्या भूमिका थी वो बताएंगे। नीति आयोग की यहाँ पर जो भूमिका है उसमें बताएंगे कि सहकारी संघवाद और बॉटम पर अब दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक समावेशी और समग्र नियोजन का प्रयास कर रहा है। और भी पॉइंट अपना वहाँ पे बता सकते हो। तो इस टाइप से आपको ब्रेक कर करके आंसर अपने लिखने हैं, जो जो पॉइंट पूछ रहा है उसके लेकर के, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मेन बॉडी हो गई, और यहाँ पर कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है ऐसे, ये जो निष्कर्ष लिखेंगे ये कैसा रहेगा, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन समझ के पता चल जाना चाहिए किस चीज़ की बात कर रहा है ये देखो ये बात कर रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो ये बात कर रहा है कि इनकी सुधार करने के लिए बोला है, सब चीज़ों को, है ना। क्या बोला है, सुधार करने के लिए कि हम इन सब चीज़ों हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इनके तहत अगर ऐसा प्रदेश नहीं हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर नीति आयोग क्या क्या कर सकता है, इनको सुधार करने के लिए बताया गया, ठीक है। तो सुधार करने के लिए आप निष्कर्ष लिखोगे कि जो भारत है इसको प्रादेशिक नियोजन में राजनीतिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना होगा, और नीति आयोग के माध्यम से बॉटम अप दृष्टिकोण की जो सामाजिक न्याय है उसके साथ इसको विकास करना होगा। ऐसे करके आप पॉइंट लिख सकते हो। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे होंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है, तो आराम से आप ये जो है एक एक दो दो दिन में लिख सकते हो, और टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, देखते हैं इनको भी। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र और ऊर्जा प्रवाह को लेकर के। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है और अजैविक घटकों के जैविक घटकों की ओर जाता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, क्या होगा ये बताओ, सोचना है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सूर्य, है ना, उत्पादक और उपभोक्ता की दिशा में होता है, और ये एक दिशात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पहली बात करेक्ट है। दूसरा, अपघटक बोल रहा है, अपघटक किसी भी परिस्थिति तंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे पोषण चक्र की मदद करते हैं और ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखते हैं। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर अपघटक होता है, पोषक चक्र में मदद करते हैं, लेकिन वे ऊर्जा प्रवाह को नहीं बनाए रखते हैं। बोला क्या, ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। और ऊर्जा को वे ऊष्मा के रूप में वातावरण में मुक्त करते हैं, और ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात इसी में ये बोला है, ये पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उसकी प्रजाति विविधता और खाद्य चाल की जटिलता पर निर्भर करती है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता जो होती है उसकी प्रजाति विविधता और खाद्य चाल की जटिलता पर निर्भर करती है, क्योंकि ये तंत्र बाहरी दबाव के प्रति अधिक लचीला होता है, ठीक है। तीसरी बात भी करेक्ट है, पहला सही था और तीसरा सही था, दूसरी बात यहाँ से गलत थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 1 और 3 सी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी सब लिख के पॉइंट करके जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ कर लेना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मृदा संरक्षण को लेकर टॉपिक से क्वेश्चन। मृदा जो निर्माण में अपक्षय है और आवश्यक प्रक्रिया जो मिट्टी के उर्वरक बनाती है, जबकि यहाँ पर अपरदन मृदा को क्षण करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा है और तीसरा है। पहली बात क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर अपक्षय जो होता है ये चट्टानों को तोड़कर मृदा निर्माण शुरू करता है, जबकि यहाँ पर अपरदन ये एरोशन जो होता है ये मृदा की सबसे उपजाऊ परत को हटाकर क्षण करता है। पहली बात सही है, ठीक है। दूसरी बात है जोनालिटी, ठीक है। जोनालिटी जो यहाँ पर इसकी अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि जलवायु, तापमान और वर्षा मृदा के प्रकार को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरा, समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है, जो काउंटर यहाँ पर प्लगिंग होती है, जिसकी तुलना में पट्टीदार खेती जो होती है स्ट्रिप फार्मिंग पवन अपर्दन के नियंत्रण करने में अधिक प्रभावी होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, तीसरी बात यहाँ से क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो समोच्च रेखीय जुताई होती है मुख्य रूप से जाल अपर्दन को नियंत्रित करने में प्रभावी होती है, और पट्टीदार खेती जो होती है मुख्य रूप से पवन अपर्दन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी होती है, क्योंकि ये हवा की गति को धीमा करती है। दोनों के बारे में आप पॉइंट करके लिख लोगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला स्टेटमेंट ये है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं पहले से 1 2 3, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ से जैव विविधता पर लेकर क्वेश्चन है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें मानव गतिविधियों पर गंभीर खतरा होता है। पहली बात क्या होगी, तीसरे का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहा है। दूसरा, इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है
भारत में पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, है ना। तो यहाँ से 4 हमारे हो गए। पश्चिमी घाट और हिमालय भारत का सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा तीसरे का सभी 3, डी। क्वेश्चन 4 है, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के क्वेश्चन है ना। देखते हैं यहाँ से इसको। प्राथमिक 1 2 3 लिख देते हैं। इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना, काउंटिंग करना भूल गया मैं। देखो क्वेश्चन है पर प्राथमिक अनुक्रमण उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां पहले कोई समुदाय या मिट्टी मौजूद नहीं थी, जैसे नग्न चट्टान या लावा प्रवाह। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है उस क्षेत्र से शुरू होता है जहां पर जीवन का कोई रूप या मिट्टी मौजूद नहीं थी, एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, वह प्रदूषण नियंत्रण को यूरो मानदंड जो होता है उसके उद्देश्य से वाहनों को निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हानिकारक प्रदूषकों को कम करना। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरी बात है, किसी भी परिस्थिति तंत्र का अंतिम और स्थिर और आत्मनिर्भर समुदाय चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट, इसमें सही आंसर यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन 5वां है, स्टेटमेंट लिख देते हैं 1 2 3। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात है। दूसरा, जोखिम न्यूनीकरण जो होता है इसके अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आती हैं जो आपदा संभावना को कम करती हैं या आपदा आने पर उसके प्रभाव को सीमित करती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, सूखा ड्रॉट एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भारत में इसका प्रबंधन मुख्यतः केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर गलत इसलिए क्योंकि भारत में सूखा प्रबंधन की जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रालय जैसे कि आपका कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है, इसके पास होती है। और केंद्रीय जल आयोग मुख्य रूप से जल संसाधनों के नियोजन उससे संबंधित होता है, ना कि सीधे आपदा प्रबंधन से। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है। तो क्या पूछा देखते हैं इसमें, कौन सा पूछा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है तो कौन सा सही नहीं होगा? मतलब तीसरा वाला। क्या होगा आंसर? केवल 3 करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। खंड 2, इसमें मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल के क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं इसको। पहला, दूसरा, तीसरा। जनसांख्यिकी संक्रमण जो होता है, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल की तीसरी अवस्था वह है जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तेजी से गिरावट आती है, लेकिन उसमें जन्म और मृत्यु दर अधिक बनी रहती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से जो रहेगी इसका क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा, सही बात है। दूसरा, आवासीय अधिवासों में तारा प्रतिरूप स्टार जो पैटर्न होते हैं किसी केंद्रीय बिंदु से विभिन्न दिशाओं में सड़कों के निकलने के कारण विकसित होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तारा प्रतिरूप होता है ये किसी केंद्रीय बिंदु से बाहर निकलने वाले कई रास्ते, सड़क उसके मिलन बिंदु पर विकसित होते हैं। तीसरी बात, मानव भूगोल का क्षेत्र केवल जनसंख्या, संस्कृति और अधिवास तक ही सीमित है, इनमें से आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं किया सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मानव भूगोल में एक व्यापक विषय है, इसमें आर्थिक भूगोल, ठीक है, कृषि उद्योग, परिवहन, ये सब यहाँ पर इसमें शाखाएं होती हैं, इसमें केवल जनसंख्या और संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये गलत होगा। 1 2 करेक्ट है। पूछा गया कौन सा सही है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, आर्थिक गतिविधि को लेकर के टॉपिक टी से क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला, चतुर्थक गतिविधियाँ मुख्य रूप से ज्ञान आधारित और अनुसंधान एवं विकास के संबंधित सेवाएं होती हैं। पहली बात सही है। दूसरा, हरित क्रांति ने भारत में गेहूं, चावल और उत्पादन में वृद्धि करके कृषि के बाजारोन्मुख यहाँ पर बना दिया था। ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरी बात, वेबर के अनुसार जो औद्योगिक यहाँ पर अवस्थिति थी, सिद्धांत थी, उसके परिवहन में लागत और प्रौद्योगिकी की अवस्थिति निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये भी बात सही है। तीनों बातें क्या है यहाँ पर इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सभी तीनों स्टेटमेंट इसके सही होंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा इन टॉपिकों से तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि जितने टॉपिक यहाँ पर थे मेंस के उससे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर यूपीएससी हुआ था कुछ मेंस के टॉपिक से क्वेश्चन आप पूछे गए थे ज्योग्राफी के, ठीक है। तो तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से डी। क्वेश्चन नंबर 8वां, परिवहन और व्यापार, इसको लेकर के यू टॉपिक से। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 8वें का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो इसे व्यापार जो अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात,
सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन लंबी दूरी के भारी सामान के परिवहन के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ये भी बात सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर तीनों एकदम सही है। तो कौन सही नहीं पूछा है? सही नहीं मतलब क्या होता है? गलत होता है। कौन सा गलत पूछा इनमें से? तो कोई भी गलत यहाँ पर नहीं है, सी, ठीक है। ध्यान रखना है पूछ क्या रहा है। सही नहीं को डाउट, सही नहीं को माइंड से निकाल दो। सही नहीं अगर पूछा है तो वहाँ पे आपको लिखना है गलत। पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं क्योंकि सभी सही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा ये 9वां नंबर। प्रादेशिक नियोजन, इसको लेकर के प्रादेशिक नियोजन का मुख्य लक्ष्य किसी क्षेत्र में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके प्रादेशिक विषमताएं उसको कम करना होता है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 9वें का करेक्ट है। दूसरा, नीति आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण टॉप डाउन की जगह बॉटम अप मॉडल अधिक आधारित है, जिससे क्या राज्यों को भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। ये भी बात सही है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था जब मेंस का क्वेश्चन करा रहा था। तो भारत में प्रादेशिक विषमताओं के प्रमुख कारणों में से एक ऐतिहासिक उपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों के संसाधन के लिए असमान उपलब्धता की। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? यहाँ से सभी तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डी, देखो यहाँ से क्या होता है, ऐसे टॉपिक हमने पढ़ा, टॉपिक के बाद हमने मेंस से भी क्वेश्चन लिख लिए, प्री के लिख लिए, कुछ नहीं छूटा वहाँ से। तो एक एक चीज़ आपको कवर होते चलेंगे, राइट। तो इतना आपको करना है जो मैं दो दिन में मेंटरशिप कर देता हूँ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं कुछ क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है आपको, तो और अच्छी चीज़ मैं इसमें जोड़ता जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, है ना, तो यहाँ से मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। तो क्या उसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ मैं टॉपिक, कम से कम 2 टॉपिक में करंट अफेयर्स के नेक्स्ट टाइम से ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। वो भी आपको कवर करेंगे, राइट। तो यहाँ से इतने आपको कवर करना है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से, यूपीएससी नॉट ट्रैक। और यहाँ पर इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम में चैनल भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, ठीक है। वहाँ डाउनलोड करके आप एक एक पीडीएफ को रखे रहो, है ना। आपको प्रिंट नहीं निकालना, प्रिंट अगर निकालना है मतलब कम पैसे में निकलता तो निकाल सकते हो। कोशिश करो कि चीज़ों को खुद से लिखो। मैं जैसे कि यहाँ पर बना के दिया आपको, तो आपको अगर खुद से लिखोगे तो चीज़ें याद होंगी। वो अभी आपके पास बहुत टाइम है। मेंस को लेकर भी दिसंबर तक अभी आप मेंस को और साथ में जो प्रीलिम्स को लेकर चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना करना है आपको। बाकी कुछ डाउट रहेगा एक बार कमेंट या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जल्दी लोगों को बस शेयर करना है आपको, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।